हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड मॉड्यूल ऑफ M2 सीरीज़। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है थर्ड मॉड्यूल का। ओके, तो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 में जो सिलेबस है वो ये है, जिसमें हम सीखेंगे बीटा गामा फंक्शन जो 1.1 है वही है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, एंड सेकंड सीखेंगे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विथ कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड थर्ड इज रेक्टिफिकेशन। ओके, ये तीन टॉपिक हमें सीखना है। ओके, और ये जो प्री रिक्विजिट डी है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वो सिर्फ 1.3 में काम आने वाली एंड आगे के फ्यूचर टॉपिक्स में काम आने वाली। 1.1 एंड 1.2 में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो प्री रिक्वेस्ट को हम 1.3 में ही देखेंगे। अभी 1.1 एंड 1.2 कवर कर दे। ओके, तो 1.1, 1.2 एंड 0.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वो है ये है कि आपके M2 में 6 मॉड्यूल है, राइट। तो जो ये थर्ड मॉड्यूल है वो कंपैरेटिवली बाकी मॉड्यूल से थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा टफ है। ओके, इसमें आपको इंटीग्रेशन के पहले तो बेसिक्स चाहिए रहेंगे। ओके, एंड इसमें जो कंसेप्ट है वो टोटली न्यू रहेंगे। आपने अब तक ना 11th में देखा होगा, ना 12th में देखा होगा, और ना ही अब तक आपने कहीं देखा होगा। तो वो जो न्यू कंसेप्ट है उनको आपके माइंड में उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो एक बार हैंग हो गया ना ये मॉड्यूल का, तो आपको ये मॉड्यूल ईजी लगेगा। और हमने आप ना इधर उधर रेफर नहीं कीजिएगा कहीं भी, क्योंकि पूरा कंफ्यूज होके लास्ट में आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए आप हमें ही लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। इसको एकदम बेस्ट और पॉसिबल वे में हमने इसको बहुत इजी करके पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से। ओके, सो ये थोड़ा सा टफ है, तो इसमें ना आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके, एंड टॉपर लोग के लिए भी ये टफ ही है, लेकिन ये मतलब हमने बहुत इजी वे में कवर किया है, तो आप सबको समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, तो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगा। ओके, तो ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। तो सिर्फ अगर आप जो हवे में लेक्चर देख रहा होगा वो पेन पेपर लेके बैठ जाए एंड साथ बाय साथ सॉल्व करने लगे, तो आप एक बार कोई भी सम जैसे कंसेप्ट हो जाता है हमारा, जैसे अभी हम गामा फंक्शन का कोई कंसेप्ट पे है वो कवर हो जाता है, तो वहीं आप लेक्चर को पॉज करके उसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपके माइंड में आराम से उतर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1.1 है हमारा बीटा गामा फंक्शन। ओके, तो उसमें भी पहले हम गामा फंक्शन देखते हैं एंड देन फिर बीटा फंक्शन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद गामा फंक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सो वन सेकेंड, यस। गामा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ना ये क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है, एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कुछ, एंड देन इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्टली इस पे जाने से पहले आपको याद है, आपको फैक्टोरियल फंक्शन तो पता ही होगा, आपने अब तक करते आए हुए। फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है? फैक्टोरियल फंक्शन समझो कोई भी नंबर है n, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ये एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा वो 3 × 2 × 1, राइट। एंड 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे आप? 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 के पीछे जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फैक्टोरियल होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा एन फैक्टोरियल का, कि पहले तो एन लिखो, देखो 3 का 3 है, फिर उससे एक कम तो n-1, फिर उससे और एक कम तो n-2, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है वो। तो ये उसका फॉर्मूला हमने बना लिया। ओके, तो सिमिलरली ये गामा फंक्शन जो है ना वो फैक्टोरियल फंक्शन का एक्सटेंशन है। समझ रहे? जैसे आपने ये फैक्टोरियल फंक्शन यहाँ निकाले, तो एक और एक होता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल फंक्शन में आप 3 का फैक्टोरियल निकाले, हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन को, राइट। तो गामा फंक्शन को ना इस मार्क से डिनोट करते हैं। ओके, ये ग्रीक लेटर है गामा, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं। इसके अंदर अगर हमारा कोई नंबर है n, समझ लो n, जैसे यहाँ पर n का फैक्टोरियल निकाल रहे थे हम, तो ये फॉर्मूला बना, तो हम उसको बोलेंगे गामा n, और इसका भी फॉर्मूला हम अभी जनरेट करेंगे। ओके, हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे, हम इसको जनरेट करेंगे। तो देखो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल था, 3 × 2 × 1, तो गामा फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन का ही एक्सटेंशन है। गामा अगर आपको एग्जाम्पल लेके ही समझाता हूँ, गामा 3 निकाल रहे हो अगर आप, तो वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है?
2 × 1। अच्छा गामा फाइव अगर आप निकालते हो तो वो हो जाता है 4 फैक्टोरियल, मतलब उससे एक कम। जैसे 3 है तो 2 फैक्टोरियल उसका आंसर आता है, और 5 है तो 4 फैक्टोरियल, और अगर गामा 15 है तो क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल, मतलब एक कम हो जाता है उससे। ओके, तो 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 एंड 14 फैक्टोरियल तो इतना बड़ा जाएगा। ओके, तो गामा एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक कम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1। देखो 3 का 2 फैक्टोरियल आएगा तो n का क्या हो जाएगा n-1, उससे एक कम का फैक्टोरियल। ओके, सो ये फॉर्मूला है गामा फंक्शन का, बेसिक फॉर्मूला, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, इसको मैं वापस लिखता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो ये कि गामा एन अगर आपको निकालना है तो उससे एक कम का फैक्टोरियल। ओके, अच्छा इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और गामा n+1, अगर इसको यहाँ पर ही +1 कर दूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, n+1 का अगर हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा आंसर, इससे एक कम। तो एक कम मतलब n+1 - 1 है ना, n+1 से एक कम मतलब -1, प्लस माइनस कैंसिल होके सिर्फ n बचेगा, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, तो इसको दो वे है लिखने का, या तो आप लिखो गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, या फिर गामा n+1, यही +1 कर दो तो यहाँ पर n हो जाएगा सिंपली n फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। अभी देखो, यही लो फर्स्ट प्रॉपर्टी उठाओ। ओके, यहाँ पर आओ, इसमें क्या करो, अब बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आ, दूसरा कलर यूज करके करते हैं अपन, ऑरेंज यूज करते हैं। n बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा n गामा n इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ओके, n गामा n इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल क्या है, तो देखो ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये 5 फैक्टोरियल आपने लिखे तो इसको एक और तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू, अब 4 3 2 1 क्या है, ये तो 4 फैक्टोरियल हुआ ना, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ओके, अगर सिमिलरली मैं 7 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो क्या हो सकता है वो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 7 क्या है n, और n-1 का फैक्टोरियल, तो इसका फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ओके, देखो आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल का आंसर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी होता है, तो n इंटू n फैक्टोरियल क्या होता है, इट्स नथिंग बट, यहाँ देखो n फैक्टोरियल है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n गामा n इज n फैक्टोरियल। ओके, और अभी मैंने देखा n फैक्टोरियल को गामा में कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट गामा n+1। ओके, तो हमें एक रिलेशन मिल गया, n गामा n इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1। ओके, दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ये गामा की सेकेंड प्रॉपर्टी है। ओके, इसका यूज अभी हम करेंगे, एक और थर्ड प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि गामा निकालते कैसे। ओके, एक कम करके फैक्टोरियल, एन, ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, एन इंटू एन गामा एन इज इक्वल टू गामा n+1। ओके, इसका डेरिवेशन मैंने बताया, लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका डेरिवेशन थोड़ा ट्रिकी है, तो वो नहीं भी बताओ तो चल जाता, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से मतलब है, ये सब डेरिवेशन क्या करेंगे हम जान के। ओके, तो सर थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो आप सीधा याद कर लो, इसको आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, कहीं भी काम नहीं आएगा वो डेरिवेशन। ओके, तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज गामा n इंटू गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ओके, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। इसको जब मैं अप्लाई करूँगा ना तब आपको पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीन प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ये तीनों को आप याद कर लो। ओके, नाउ
लेट्स अप्लाई कि ये प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं गामा की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, यहाँ पर ये क्या है, गामा 3, इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, गामा 3 की वैल्यू आई थी 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, देखो गामा 3, तो 3 × 3 - 1 मतलब 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2। तो सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी का भी यूज़ होता है वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो हम वैल्यूज़ ऑफ गामा निकालते हैं। ओके, so our next topic is values of gamma n। अब इसमें भी क्योंकि n रियल नंबर है हमारा, तो रियल नंबर में ना दो कैटेगरी होती है। क्या? या तो वो होते हैं इंटीजर्स, या तो वो होते हैं फ्रैक्शंस। इंटीजर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। 1.1 1.2 दे आर नॉट इंटीजर्स। सिंपली 2 4 5 ये सब इंटीजर्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्योर नंबर है। ओके, पॉइंट नहीं आता। फ्रैक्शन में क्या आता है, 1/2 3/2 5/3 ये सब पॉइंट में आते हैं ना आंसर, तो इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। ओके, तो एन भी हमारे दो टाइप, एन तो हमारा रियल नंबर है ना, तो एन या तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्रैक्शन हो सकता है। तो हमें वैल्यू निकालनी है गामा एन की। तो पहले हम केस लेते हैं इंटीजर्स का, एंड देन फिर हम केस लेंगे फ्रैक्शंस का। कि अगर गामा 5 आता है, ठीक है, इंटीजर्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, फ्रैक्शन में भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। या गामा -5 आता है तो उसकी वैल्यू क्या है, या गामा 5 आता है तो उसकी वैल्यू क्या है। ओके, एंड देन फ्रैक्शन में भी हम करेंगे, गामा हाफ आता है तो इसकी वैल्यू क्या है, या फिर गामा -3/2 आता है तो इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो ये रियल नंबर के बेस पे हम वैल्यूज ऑफ एन निकालते हैं। तो फर्स्ट फर्स्टली हम निकालेंगे फॉर इंटीजर्स। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आगे जब इसको अप्लाई करेंगे ना हम, तो हमें ये इजीली निकालने आना चाहिए। क्योंकि आंसर जो है ना हमारे लास्ट में ये सब आएंगे, गामा गामा गामा, तो उसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए ना हमें तो। और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये जो सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको बहुत अटेंशन होके देखिएगा। अब तक हमने कुछ नहीं किए, गामा देखे क्या होता है, और 3 प्रॉपर्टी हमें बस याद करनी है। अब वो 3 प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालिए गामा की। तो गामा की वैल्यूज़ या तो नंबर हो सकता है, प्योर इंटीजर हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो इंटीजर होता है तो क्या होगी, तो इंटीजर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस व्हेन n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी रहेगी सिंपली। ये तो अभी हमने करे, क्या है, गामा 3 आप निकालते हो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, गामा n इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल। या फिर ये फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, गामा n+1 इज इक्वल टू ना n फैक्टोरियल। तो गामा 3 कैसे निकालेंगे, n-1 फैक्टोरियल मतलब 3 - 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1 विच इज़ नथिंग बट 2। एंड देन गामा 5 कैसे निकालेंगे हम, चलो गामा 6 5 ले लो क्योंकि बहुत लंबा फैक्टोरियल है ना। तो क्या हो जाएगा वो 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो। ठीक है, तो अभी तो हमने देख लिए गामा 3 और 5। अच्छा मैं बताओ गामा 1 क्या हो जाएगा। अब बताओ 1 से पहले, 1 से एक कम क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल 0 होता है। ठीक है, तो गामा 1 की वैल्यू आती है 0। ओके, याद रहेगा आपको ये। ओके, अब गामा, चलो हो गया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यूज ऐसे ही निकालेंगे हम। 3 2 5 6 7 19 19 20 ऐसा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे ना, ये इंटीजर्स, उसको ऐसे निकाले। अब ना आप सेकंड चलते हैं हम, 1 सेकंड। अगर n हमारा रहा
0। ओके, अब जीरो जो है ना वो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है ना फ्रैक्शन है, उसका अपना ही एक क्लास होता है जीरो का। ओके, वो किसी में फॉल नहीं करता इसलिए वो अलग कैटेगरी बन गया n इक्वल टू जीरो। अगर गामा जीरो आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो ये फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि जीरो से एक पहले का फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, -1 फैक्टोरियल। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते इसमें गामा ज़ीरो निकालने के लिए। तो गामा ज़ीरो हम निकालेंगे कैसे? तो चलो सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है, तीनों से भी गामा की वैल्यू निकलती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है अपनी? एन गामा एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। कोई बात नहीं, एन गामा एन इक्वल टू एन प्लस वन इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, सो एन की वैल्यू क्या अपनी जीरो है। सो जीरो गामा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन। सॉरी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर गामा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम डिराइव किए थे तो गामा एन प्लस वन था। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन। ओके, तो यहाँ पर भी गामा आएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो गामा जीरो इज इक्वल टू गामा वन। अब ये जीरो को इधर भेज दो तो गामा जीरो इज इक्वल टू गामा वन अपॉन जीरो। अच्छा, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? एनीथिंग अपॉन जीरो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो गामा जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये आप या तो डिराइव करके लाओ या फिर इसको आप मगअप भी कर सकते हो, रिमेंबर भी कर सकते हो कि गामा जीरो इन्फिनिटी होता है। ओके, तो सेकंड केस कवर कर लिया। अब थर्ड केस आते हैं इंटीजर्स में ही। अब थर्ड क्या होगा, एक पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ एंड थर्ड होगा अब नेगेटिव। नंबर लाइन के अब हम पीछे जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, बाय द वे, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आप फर्स्ट केस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाती है इसलिए हम यूज़ नहीं करते। कैसे यूज़ कर सकते फर्स्ट केस में, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आपको गामा थ्री निकालना है सेकंड प्रॉपर्टी से, तो इजी है ना गामा थ्री निकालना। यहाँ पर करता हूँ तो क्या आप उसको बाद में रेस कर देंगे। गामा थ्री आपको निकालना है सेकंड प्रॉपर्टी से। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन है ना। तो गामा थ्री कैसे लिखेंगे, थ्री गामा थ्री इज इक्वल टू गामा थ्री प्लस वन। ओके, तो थ्री गामा थ्री इज इक्वल टू गामा फोर। तो गामा थ्री इज इक्वल टू गामा फोर क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल। तो थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, टू। देखिए, गामा थ्री के लिए आपको गामा फोर की वैल्यू चाहिए, अब तो आप वो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही निकाल रहे हो, तो इसलिए कोई तुक नहीं बनता सेकंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का फर्स्ट फर्स्ट टाइप में जब एन पॉजिटिव इंटीजर हो। ओके, गामा थ्री की वैल्यू टू आई एंड गामा थ्री की वैल्यू टू आई, दोनों प्रॉपर्टी से सेम वैल्यू आई। नाउ लेट्स मूव अहेड, एक्सप्लोर दी थर्ड पॉसिबिलिटी विच इज़ नेगेटिव इंटीजर्स। कि अगर आपके पास गामा टू आ गया, गामा ऑफ माइनस टू आ गया, तो आप इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उससे एक कम का आना चाहिए फैक्टोरियल। तो माइनस टू से एक कम होता है माइनस वन का फैक्टोरियल। तो वापस ये तो वैलिड नहीं है, माइनस का फैक्टोरियल नहीं आएगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हमें चलना पड़ेगा सेकंड प्रॉपर्टी के पास। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, वो कहती है एन गामा एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस वन, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। आप इसको देखो, अभी तक आपको हैंग हो गया होगा क्या, एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन। ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे ना, आपको ये बहुत ईजी लगेगा, आपको सब आ जाएगा। ओके, सो क्या करना है अपने को, माइनस टू गामा ऑफ माइनस टू, एन की जगह बस माइनस टू रखना है और कुछ नहीं करना है, अपॉन माइनस टू प्लस वन। ओके, तो माइनस टू, ये माइनस टू को नीचे भेज दो तो माइनस टू यहाँ आ जाएगा और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन। अब हमें चाहिए गामा ऑफ माइनस वन, तो वो मैं सेपरेटली यहाँ निकालता हूँ। ठीक है, इसमें भी सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वन गामा ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एन की जगह माइनस वन रख दो, माइनस वन प्लस वन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस वन और ये माइनस वन को नीचे भेज दो यहाँ पर, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, गामा जीरो हो जाएगा। और गामा जीरो की वैल्यू क्या होती, इन्फिनिटी होती। तो माइनस वन इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फाइनाइट अपॉन माइनस टू मतलब इनफाइनाइट। तो आप ऐसे करके ना, आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो,
जैसे -7 भी लोगे ना तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने बाद इन्फिनिटी आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ फर्स्ट केस ही हमारा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालते। जीरो की तो हमें याद रहेगा, इनफाइनाइट आता है आंसर निकालने बाद। और नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, हाँ फ्रैक्शन की नहीं, फ्रैक्शन की वैल्यूज आती है, -1/2 की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम लेंगे ना कुछ भी, -2, -3, -16 भी लेंगे तो भी आंसर आएगा इनफाइनाइट। ओके, सो तीन मेन कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, अगर इंटीजर होता है तो हमें गामा की वैल्यू निकालनी है तो क्या रहता है, तीन कंक्लूडिंग पॉइंट रहेंगे इसमें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTR। ओके, तो फर्स्ट है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव के लिए मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, अगर अंदर +n है, ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के आंसर निकाल लो। और सेकंड केस है जीरो के लिए इनफाइनाइट होता है। एंड थर्ड केस हमने क्या देखे, अगर अंदर -n है, PTR फॉर इंटीजर्स ओनली। ओके, तो भी इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो ये तीन पॉइंट्स टू रिमेंबर है आपको, ये तीन केसेस से। अभी हमने देख लिए फॉर इंटीजर्स, अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ गामा फॉर फ्रैक्शंस। सो वैल्यू ऑफ गामा फॉर फ्रैक्शंस, सो फ्रैक्शन में भी दो केस है, क्योंकि जीरो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, तो फ्रैक्शन में जीरो कवर करने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रैक्शन में दो ही केस बनेंगे, या तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा या तो फ्रैक्शन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, क्या n अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन हुआ, ओके, तो एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे हम इसको, कि अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, n अगर है 3/2, आपको बोला है कि गामा ऑफ 3/2 निकालने, इसका वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ भागो। क्या आती फर्स्ट प्रॉपर्टी, गामा n इज n-1 फैक्टोरियल। ओके, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, लेकिन इसमें नहीं अप्लाई कर सकते ना हम, गामा 3/2, तो 3/2 -1 तो हो जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल। तो ये तो फैक्टोरियल बस अपन इंटीजर्स का ही पता है हमें, 1/2 का फैक्टोरियल क्या होता है हमें क्या पता। तो इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में भी, क्या फ्रैक्शन आ जाता है तो फ्रैक्शन के केस में अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी पे भी आप चल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या काम की फिर। सो लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एन गामा एन इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1, इसको अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो अब 3/2 निकालना है, तो n के प्लेस में क्या रखना है हमें, 3/2 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3/2 गामा ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 3/2 +1। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 5/2। तो 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू 2/3 गामा ऑफ 5/2। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम समझ आ गई कि अगर आप n के प्लेस पे फ्रैक्शन रखते हो तो फ्रैक्शन हमेशा एक से इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, और 5/2 आ गया। तो सिमिलरली जब आप 5/2 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/5 इंटू 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंड ही नहीं होगा, इसकी वजह से ना आपको यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट, एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि आपको ना n की जगह नहीं डालना है 3/2, यू नीड टू बी केयरफुल हियर। इसलिए मैं बोल रहा था ये हार्ड नहीं है, ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें ना अपने को रिमेंबर रहनी चाहिए। क्या, फ्रैक्शन अगर आ जाए, फ्रैक्शन का केस, तो n की जगह 3/2 नहीं डालना है, n+1 की जगह 3/2 डालना है। तो सब्सटीट्यूट हमें यहाँ करना है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, हियर यू हैव टू डू सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट हियर। ओके, अब इसमें सब्सटीट्यूट करो तो आएगा आंसर। तो अब हमारा ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, इसको हम बस रिवर्स साइड से लिख दिए। ओके, सो n+1 में हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो मतलब n+1 की जगह हम क्या डालेंगे, 3/2। तो यहाँ पर ना अलग से लिखो n+1 इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो n क्या हो जाएगा यहाँ से, n हो जाएगा 3/2 -1। ओके, 3/2 -1, तो 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 इज 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2।
ओके, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम n+1 की जगह, n की वैल्यू है 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ 1/2। ओके, एंड ये क्या होता है, ये होता है 3/2, क्योंकि वहीं से लाए ना हम। तो सिंपली n+1 की जगह 3/2 डालो, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। ओके, अब ना गामा ऑफ 1/2 होता है रूट पाए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। गामा ऑफ 1/2 होता है रूट पाए, ये ना थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके आया गया है, तो ये हम आगे डिराइव करते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आप इसको अभी के लिए रिमेंबर कर लो कि इसका आंसर हो जाएगा रूट पाए अपॉन 2, गामा ऑफ 3/2 का ये आंसर हुआ। ओके, एंड सिमिलरली चलो अब हम निकालते एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, हम गामा ऑफ 5/2 लेते हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करना है, सिंपल, एन गामा एन इज इक्वल टू गामा n+1, एन गामा एन इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1। लेकिन क्या कॉशियस रखना है हमें, n+1 की जगह सब्सटीट्यूट करना है हमें, क्या 5/2 को, तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा हमारा 5/2, तो n हो जाएगा 5/2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 - 2 3, तो हो जाएगा 3/2। ओके, तो चलो लेट्स सब्सटीट्यूट, इसको अगर हमको लिखना है ना n+1 में, तो क्या लिखेंगे हम, n की जगह लिखेंगे 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 गामा ऑफ 3/2। ओके, एंड ये क्या होता है 5/2 होता है, तो सिंपली हम 5/2 भी लिख सकते थे। गामा 5/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाले रूट पाई बाय 2, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू भी लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ। ओके, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ, तो क्या हो जाएगा ये 3/4, और ये हो जाएगा रूट पाई, ये वैल्यू आ गई हमारी 5/2। तो आपको समझा इवेल्युएट कैसे करते हैं, अगर इंटीजर रहा तो कैसे करना है और फ्रैक्शन रहा तो ऐसे करना है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया अभी तक, हम थर्ड प्रॉपर्टी पे गए नहीं। सो अभी सिमिलरली एक एग्जांपल और लेता हूँ और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे बाय 2 अगर आया, मतलब आपको आया गामा ऑफ 7/2, इसको निकालना है, तो इसका एक ट्रिक भी है, कैसे एक कम करो, तो मतलब 5/2, मतलब वही फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। 5/2 प्लस 1 करेंगे तो ही तो होता है ना 7/2, तो क्या हो जाएगा ये 5/2 गामा ऑफ 5/2, और गामा ऑफ 5/2 क्या था 3/2 1/2 1/2, तो इसको सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूँ 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, है ना, क्योंकि मुझे पता है 5/2 का क्या आंसर है, एंड मुझे ये भी पता है 3/2 का क्या आंसर है। तो ये एक एग्जांपल और हो गया 7/2। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, हाफ का लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला गामा हाफ जो है रूट पाई होता है, अब वो कैसे होता है वो देखते हैं हम। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल विच इज 1 बाय गामा 1/2 हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, तो क्या थी वो हमारी प्रॉपर्टी, गामा n+1 इज इक्वल टू एन गामा n इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, तो n+1 की जगह क्या डालना है हमें 1/2 डालना है, तो n+1 इज इक्वल टू 1/2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर गया तो 1/2 -1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 माइनस 2 इज -1, तो -1/2 n की वैल्यू आ गई हमारी, है ना। अभी हमें ये फॉर्मूले में डालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 गामा ऑफ -1/2, तो ये क्या होता है 1 -1/2 इज 1/2, जो कि हमने सीधा सीधा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किए थे। ओके, एंड यहाँ पर क्या बचिए -1/2 एंड गामा ऑफ -1/2। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो मेरे को गामा ऑफ -1/2 भी निकालना पड़ेगा। तो गामा ऑफ -1/2 कैसे निकालेंगे, चलो सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते, मैं बाजू में निकालता हूँ, ठीक है। गामा ऑफ -1/2 निकालना है हमें, तो n+1 की जगह हम क्या डालेंगे -1/2 को, तो n क्या हो जाएगा -1/2 -1, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, -1 -2 इज -3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -हाफ इज इक्वल टू -3/2 गामा ऑफ -3/2। तो अब मैं क्या निकाला था मैंने यहाँ से -1/2 गामा ऑफ -1/2, उसकी जगह अब ये वैल्यू डाल देता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा -3/2 इंटू गामा ऑफ
3/2। ओके, तो हो सकता है आपको यहाँ पर पैटर्न दिख गया हो कि अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ और गामा ऑफ -3/2 निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, -1/2 -3/2 -5/2 गामा ऑफ -5/2। मतलब आप समझ रहे हो, इसको अब मेरे को और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, इट विल नेवर एंड, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर n+1 नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया ना, तो वो 1 उधर गया तो वो फ्रैक्शन इंक्रीज ही होते जाएगा। ओके, तो लेकिन हम तो वहाँ पॉजिटिव में थे तो ये नेगेटिव में पहुँच कैसे गए, वो इसलिए पहुँचे क्योंकि ये जो 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5 होता है ना, 0.5 जो है ना 1 से कम है, इज लेस देन 1, है ना। तो 0.5 लेस देन 1 है, इसकी वजह से हमें n की वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी जब सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये और प्रीवियस केस में ये फ़र्क होता है कि जब 5/2 कर रहे थे या 3/2 कर रहे थे या अपना 1/2 कर रहे थे, 1/2 तो नहीं, 3/2 एंड 5/2 जब हम कर रहे थे तो वो जो n की वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव इसलिए आती थी क्योंकि जो 5/2 है इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.5 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ ओनली वैलिड इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलता सेकंड प्रॉपर्टी दे के क्या n इज़ ग्रेटर देन 1 इसके लिए वैलिड है तो आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि चलो n ना लेस देन 1 यूज़ करते, हाफ तो लेस देन 1 है ना, तो उसको यूज़ करने से हमें हमारा रिजल्ट एंड ही नहीं हो रहा है। तो फिर अगर ये ये जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड ओनली व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, ये उसके लिए वैलिड है। तो अगर n 1 से छोटा रहा तो क्या करने का, ओके, तो n 1 से छोटा रहा अगर तो थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। सो लेट्स देखो, अब थर्ड प्रॉपर्टी भी पिक्चर में आ गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी गामा n 1 माइनस n। अब देखो 1 में से n माइनस कर रहे हैं और n 1 से छोटा है तो आराम से पॉजिटिव फ्रैक्शन ही आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये आपको रिमेंबर करना है एनी हाउ, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है और इसको अब हम यूज़ करेंगे फॉर n लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अगर n 1 से छोटा रहा तो इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर n 1 से बड़ा भी रहा तो भी ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर 1 से बड़ा रहा तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए रिकमेंड नहीं करते इसको यूज़ करना, नेगेटिव फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ओके, सो इसको यूज़ करेंगे हम n लेस देन 1 से। सो लेट्स डू, क्या था हमारा, गामा हाफ निकालना था हमें विच इज़ लेस देन 1, जो n है हमारा लेस देन 1 है, तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी में अप्लाई करना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये n की जगह हाफ रखो, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू, मैं बस सब्सिट्यूट कर रहा हूँ देखो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, साइन हाफ पाई। ओके, नाउ यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, यहाँ गामा हाफ तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो वापस हाफ आ गया, गामा हाफ इंटू गामा हाफ, एंड यहाँ पर पाई है अपॉन साइन पाई/2। पाई ना हमेशा जब साइन के अंदर है तो वो एंगल में रहेगा, तो पाई मतलब 180, 180/2 मतलब साइन 90, तो उसको आप कैलकुलेटर में डालो तो आपको आंसर आएगा 1, तो साइन 91 आ गया। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ गामा हाफ इंटू गामा हाफ, तो गामा हाफ का स्क्वायर हो जाएगा वो, इज इक्वल टू पाई। तो गामा हाफ क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया कि गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा काम आता है ये। अब सेकंड केस देखते हैं हम, क्या अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक हम कर रहे थे फॉर एन पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर एन नेगेटिव फ्रैक्शन आया तो क्या करना है। तो सेकंड केस देखते हैं, सेकंड इज एन इज इक्वल टू नेगेटिव फ्रैक्शन। ओके, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। अगर एन नेगेटिव फ्रैक्शन आया तो क्या करना है, एग्जाम्पल इज -3/2। ओके, सो ये वैसे तो रेयर केस है, रेयरली आता है ये, लेकिन फिर भी हमें कवर करना है क्योंकि सिलेबस में हमारे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करने का, फॉर एन इज नेगेटिव फ्रैक्शन
यूज जस्ट थर्ड प्रॉपर्टी, यूज जस्ट थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, गामा एन गामा 1 माइनस एन है, ओके, इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। चलो यूज़ करते हैं, -3/2 अब हमारा एन है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, गामा एन की जगह गामा ऑफ -3/2, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, क्या है हमारा -3/2 है, तो -3/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन -3/2 इंटू पाई। ओके, सिर्फ हमने सब्सटीट्यूशन करे ये फॉर्मूले में। नाउ लेट्स सॉल्व, तो गामा ऑफ -3/2, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3/2, माइनस माइनस प्लस, और 1 + 3/2 होता है 5/2, इज इक्वल टू पाई अपॉन, अब पाई की जगह क्या डालो 180 डालो, तो 3 × 180 अपॉन 2 करना, और अंदर माइनस है तो माइनस के साथ डाल दो आप अंदर। वैसे तो आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी डालोगे ना, साइन -3 × 180 ऐसा डालना कैलकुलेटर में, पहले साइन का फंक्शन डालना, फिर ब्रैकेट में -3 × 180, ये अलग ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है। ऐसे कैलकुलेटर में वैल्यू डालना तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा -1। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा आपको और फास्ट करना है, तो आपको दो प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए। वो है, अगर कॉस ऑफ माइनस टीटा होता है, क्योंकि कॉस हमारा इवन फंक्शन है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है इवन ऑड, कॉस माइनस टीटा क्या हो जाएगा कॉस टीटा ओनली, एंड साइन माइनस टीटा, क्योंकि साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो हो जाएगा माइनस साइन टीटा। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको डाल दो, तो ये करने बाद भी सेम आएगा आंसर, माइनस साइन, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे 3π/2 कैलकुलेटर में, तो -1 आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो नीचे आएगा -1। ओके, सिंपली कैलकुलेटर में डाल देना। नाउ इतना करें, अभी इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3/2 गामा ऑफ 5/2 क्या होता है, जो हमने ऊपर सॉल्व किए थे ना, तो क्या था वो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इज इक्वल टू -5। 2 × 4, 3/4, तो उधर जाके हो जाएगा 4/3, तो गामा ऑफ -3/2 इज इक्वल टू, और ये हाँ ये हो जाएगा √π, एंड यहाँ पर 4/3 पाई, वो भी माइनस के साथ। ओके, अब ये √π भी इधर भेज दो, तो यहाँ नीचे आ जाएगा ना वो √π, और वहाँ से हट जाएगा वो। अब इसको √π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा √π इंटू पाई -4 पाई √π, √π इंटू √π हो जाएगा पाई, और ये पाई पाई कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा -4 √π/3 इज योर आंसर। ओके, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये +1 है यहाँ पर, तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करो, आपको +1 ही आएगा अगर साइन के साथ करते हो। अगर साइन के बिना करना है कैलकुलेटर में पुट, तो ये फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ -3/2, इट इज 2, गामा ऑफ -3/2। नाउ हमने एक निकाल लिया गामा ऑफ -3/2, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल गामा ऑफ -1/2 का। ओके, तो इसको भी हम कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन आने दो, अब n का मैटर नहीं करता, हमें थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए, इतना याद रखना। सो n गामा n, सॉरी n गामा n नहीं, ये अपना गामा n 1 - n, तो क्या हो जाएगा गामा n की जगह -1/2, और 1 माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन -1/2 इंटू पाई। ओके, अभी -1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू पाई। अभी यहाँ पर देखो साइन -π/2 है अंदर, तो साइन ऑफ माइनस टीटा क्या होता है माइनस साइन टीटा, तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पर साइन π/2 कर सकता हूँ अंदर सीधा। अभी अगर आपको साइन 90 की वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो, पाई की वैल्यू 180 डालो, 180/2 90 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 आ जाएगी आंसर, तो हो जाएगा पाई अपॉन -1। ओके, और यहाँ पर 3/2 का क्या कर सकते हैं हम, 1/2 गामा ऑफ 1/2 इज आंसर ऑफ गामा ऑफ 3/2 एंड -½ ओके, अब -½ ये 2 उधर भेज दो, और गामा 1/2 क्या होता है √π, तो √π नीचे आ जाएगा, तो -π अपॉन √π, और यहाँ पर 2, तो √π से करना, और
पाई कैंसिल हो जाएगा तो -2√π इज योर आंसर ऑफ -½ ठीक है, कितना सिंपल था। तो अब तक के आपको ये आ जाना चाहिए, क्या कोई भी आप गामा के अंदर नंबर देने दो सामने वाले ने, या 1/2 दो, या तुम 3/4 दो, या फिर तुम नेगेटिव में तक दे दो, हमें अब सब इवेल्युएट करने आ गया है। ठीक है, तो ये आज मतलब ये हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हम आगे जाके जब इसका एप्लीकेशन देखें ना गामा फंक्शन का, तो तब हमें बर्डन ना हो जाए, क्योंकि आंसर ना ऐसे आएगा आपको, गामा हाफ आएगा आंसर में, या फिर 5/2 आएगा आंसर में, तो उसको बाद में अलग से इवेल्युएट करने का मैं सिखाता आपको तब, तो बहुत बर्डन हो जाता। इसलिए मैंने आपको पहले ही सब क्लियर कर दिया कि इवेल्युएशन कैसे करते हैं। तो अब तक के लिए सॉरी, अब तक पूरा सीक्वेंस में जा रहा था। अब हम देखते हैं गामा फंक्शन का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं इसको। इवेल्युएशन तो देख लिए, अब यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन, राइट। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन ना सिंपली इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी मैंने ये क्या कह दिया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है एक्चुअल में। तो उससे पहले हम जानते हैं इंटीग्रल क्या होता है। तो इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के सम्स। ठीक है, तो इंटीग्रल ना दो टाइप के होते हैं, INTEGRAL। इंटीग्रल ना दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, एक में ना लिमिट्स दी रहती है, तो जिसमें लिमिट्स दी रहती है ना उसको बोलते हैं डेफिनाइट, और जिसमें लिमिट्स नहीं दी रहती है, जैसे इंटीग्रेशन है, अगर a to b दिया है तो ये होता है डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट्स दी रहती है, तो इसमें हम बोलेंगे डेफिनाइट। ठीक है, और जिसमें लिमिट्स नहीं दी रहती कुछ भी, तो उसको बोलेंगे इनडेफिनाइट, राइट। तो इनडेफिनाइट, जैसे हमारा साइन एक्स फंक्शन है, इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इनडेफिनाइटली, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x। लेकिन लिमिट्स दी नहीं है, इसकी वजह से एक प्लस सी नाम का कांस्टेंट आ जाता है। तो ये तो हमने 12th में देखे थे, प्लस सी आ जाता है जब लिमिट्स नहीं दी। लेकिन डेफिनेट में क्या होता है, जैसे साइन एक्स है हमारा सेम फंक्शन साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करता हूँ डी एक्स से, मैं लिमिट्स देता हूँ 0 से π/2 तक, तब इसमें प्लस सी नहीं आता। इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे साइन एक्स का तो -cos x आंसर आएगा इसका, और लिमिट्स आएगी 0 से π/2। फिर आप लिमिट्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -cos ऑफ π/2 माइनस माइनस फिर प्लस कॉस ऑफ 0। तो cos π/2 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, इसमें प्लस सी नहीं आता है, तो इसमें लिमिट्स दी है। तो जो हमारा गामा फंक्शन है ना वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करता है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इनडेफिनाइट में नहीं बनते, डेफिनाइट में बनते हैं। वो कैसे पता है, ऐसे इंटीग्रल्स जिसकी वैल्यू लिमिट्स अप्लाई करने के बाद नॉट डिफाइंड आ जाती है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो पाता है आगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखो। ठीक है, इसमें मैं लिमिट्स देता हूँ 0 से इनफाइनाइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना u/v लगा के, ओके, तो आप ना जब लिमिट्स पुट करोगे ना कहीं अटक जाओगे और इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो क्योंकि अब आंसर नॉर्मल मेथड से नॉट डिफाइन आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे गामा फंक्शन हमारी हेल्प करता है उसको सॉल्व करने के लिए, जब आंसर हमारा नॉट डिफाइन आता है नॉर्मल मेथड से। तो हम पहचाने कैसे कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो उसकी सिंपल ट्रिक ये रहती है कि लिमिट्स से आप पहचान लोगे। जैसे 0 से इनफाइनाइट आया या इनफाइनाइट से 0 आया, तो जैसे इन्फिनिटी आ जाता है ना लिमिट्स में, तो समझ जाने का कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो गामा फंक्शन तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। तो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। चलो अब हम गामा फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको ना मैं नॉर्मल मेथड से, यही सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसको नॉर्मल मेथड से मैं पहले सॉल्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपन कहाँ अटक रहे। फिर गामा फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ना मैं इसमें नॉर्मल मेथड लगा के देखता हूँ एक बार। नॉर्मल मेथड मतलब इसको नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर लिमिट्स नहीं दी रहती तो एक पल के लिए मैं ना लिमिट्स हटा देता हूँ। तो लिमिट्स नहीं दी रहती तो इसको हम u/v से सॉल्व कर सकते थे ना। इसको u मानते हैं हम आइलेट के हिसाब से, ये अलजेब्रिक है, एंड एक्सपोनेंशियल लास्ट में जाता है, u/v लगाते हैं। तो u/v का फॉर्मूला क्या था, वो था u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, सो लेट्स अप्लाई इट। तो क्या हो जाएगा u, अच्छा ये ब्रैकेट रहने दो, u हमारा है x विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एंड देन वापस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन लिख सकता हूँ, है ना। अब ये माइनस हो गया प्लस बन जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज नथिंग ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। अभी ये और ये मिलके यहाँ पर माइनस बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आया नॉर्मल मेथड से। एंड देन मैंने बोला था इनडेफिनेट में प्रॉब्लम ही नहीं आती, प्लस सी आ जाता है एंड देन आंसर खत्म हो जाता है, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब अगर मैं यहाँ लिमिट दे दूँ 0 से इन्फिनिटी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सी नहीं आएगा, अब आपको इस चीज़ में लिमिट डालनी पड़ेगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कैसे, चलो आप पुट करके देख लो, खुद ही दिख जाएगा। इन्फिनिटी पुट करो पहले एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर सब प्लस हो जाएंगे, तो थोड़ी कन्फ्यूजन कम होगी। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करो एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी प्लस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब माइनस, अब ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ई रेस टू माइनस ज़ीरो। ठीक, फिर यहाँ माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज होगी, माइनस ई रेस टू माइनस ज़ीरो। अभी देखो इसमें से जो टर्म्स सिंप्लीफाई होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ई रेस टू माइनस ज़ीरो है तो वो वन हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो आपको पता होगा ई रेस टू इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, क्योंकि ई खुद इतना बड़ा नंबर है, उसको रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो अगर वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा ज़ीरो प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर है इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, ये माइनस वन आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो माइनस वन। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो होता क्या है। अब मैंने आपको बोला ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, बट एक्चुअल में वो इन्फिनिटी के लिए वैलिड नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी ही ज़ीरो होता है। तो अगर इन्फिनिटी को उधर भेजता हूँ तो इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो क्या वन हो जाता है, नहीं, ये सब रॉन्ग रिजल्ट है। इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपके आंसर में आ गया नॉट डिफाइंड आ गया ना आपका आंसर। आप नॉर्मली इसको सॉल्व करें, लिमिट्स लगाने बाद आपका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। तो अभी आप अटक गए यहाँ पर, अब इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब पिक्चर में आता है गामा फंक्शन, इसको अब यूज़ करेंगे हम गामा फंक्शन एंड उससे सॉल्व करेंगे, उससे आंसर हमारा नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। तो आपको सिग्निफिकेंस समझा गामा फंक्शन की। नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद गामा फंक्शन एंड यू विल नो द रिजल्ट। ओके, सो गामा फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो यूलर ने ना एक पैटर्न फाउंड किया, वो क्या, कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो ई रेस टू माइनस एक्स का, ठीक है, इंटू एक्स, मतलब ई की पावर में जो है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में भी है ये, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन। एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है, या तो फाइव हो सकता है, या तो हाफ भी हो सकता है एक्स की पावर, और लिमिट्स हो जीरो से इन्फिनिटी तक। अगर ऐसे टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता हो, ठीक है, कि आपको इंटीग्रेशन करना है जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स, अंदर ई का टर्म हो और एक्स रेस टू एन हो, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा गामा ऑफ एन प्लस वन, मतलब जो एक्स की पावर है उससे एक ज़्यादा का गामा। ओके, ये था यूलर का ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको ना अप्लाई करके देखते हैं, और जो हमने ये क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, नॉट डिफाइन आंसर आ रहा था, इसको हम अब गामा फंक्शन से सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, जीरो से इन्फिनिटी तक। ओके, सो लेट मी रीराइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, बोला था इसको सॉल्व करने के लिए। तो नॉर्मल मेथड से गए लेकिन नॉट डिफाइन आंसर आए, अब हम गामा फंक्शन के हिसाब से जाएंगे। तो गामा फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ये इससे आप कंपेयर करो, हर आपको ये फॉर्म में लाना है, जो भी आपको गामा फंक्शन से सॉल्व करना है आपको पहले ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, एंड फिर ये फॉर्म में लाने के बाद आपका आंसर सिंपली गामा ऑफ एन प्लस वन आएगा। तो इसको ये फॉर्म में लाते हैं अपन। तो क्या है, पहले ई रेस टू माइनस एक्स है, फिर एक्स रेस टू समथिंग है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू वन है ना डी एक्स। अब इसको ना हमें कंपेयर करना है किससे, हमारे उस फॉर्म से। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है गामा फंक्शन का, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन
बस ये फॉर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ dx। तो इसका आंसर आता है गामा ऑफ n+1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी गामा ऑफ n+1, लेकिन n की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो गामा ऑफ 1+1। तो मतलब आ गया आंसर इसका गामा ऑफ 2, और गामा 2 तो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे निकालते। इसका आंसर आएगा 1 आएगा, है ना। तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर आ गया 1, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल मेथड से नहीं आ रहा था, इसलिए हमने गामा फंक्शन का यूज़ किया। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 ऑफ गामा फंक्शन, जो कि स्टैंडर्ड टाइप, ये है टाइप 1। मतलब ये है कि आपको कहीं भी e⁻x का इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, ध्यान रखिएगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी और अंदर e⁻x रहना चाहिए, तो उसका आंसर आता है गामा ऑफ n+1। एक्स की जो पावर है उससे एक ज़्यादा का गामा आता है, ओके। और इसको अपन दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ x के टर्म में ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 0 से इन्फिनिटी, ई के टर्म, टी के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, e⁻t t⁻n dt, यहाँ पर dx है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, गामा ऑफ n+1। ये जो t के टर्म में हुआ, ऐसे s के टर्म में भी लिख सकते हैं या y के टर्म में भी लिख सकते हैं। y के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e⁻y, ठीक है, y⁻n dy इक्वल टू गामा ऑफ n+1, ओके। तो ये अंदर का वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर आता है उस वेरिएबल की जो पावर है उससे एक ज़्यादा का गामा, ओके। अब हम इसके बेस पे टाइप 1, हाँ ये जो चीज़ है ना अभी आपके लिए नई है, लेकिन जैसे जैसे इसके सम सॉल्व करेंगे ना हम, तो आपके ना दिमाग में बैठ जाएगा, इसका आपको हैंग हो जाएगा, ओके। सो हम इससे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और क्लियर और परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व, सिर्फ एग्जाम में आएगा सॉल्व या फिर इवेल्युएट, इतना ही आएगा। लिमिट्स दिए 0 से इन्फिनिटी e⁻, 1 सेकेंड, e⁻x अपॉन x² dx, ओके। इसको आपको इवेल्युएट करना है। देखो एग्जाम में इतना दिखेगा आपको, तो आपको ना आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, पहले तो लिमिट्स देख लो, 0 से इन्फिनिटी है, अच्छा, और अंदर e⁻x का भी टर्म है, ओके। तो ये बीटा गामा का क्वेश्चन है और इसमें भी गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे हम, ओके। तो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड टाइप में पहले आप बाजू में लिख लेना, क्या है स्टैंडर्ड टाइप गामा फंक्शन का, टाइप 1, 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट हो तो e⁻x x⁻n dx, ये है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गामा ऑफ n+1। अब हमें ये टाइप में इसको ये फॉर्म में लाना है, तो ये फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये x² नीचे है तो 1/x² है इधर, तो क्या हो जाएगा वो x⁻², जब x² ऊपर जाएगा तो सिमिलरली ये तो ऑलरेडी वही फॉर्म में है, बस अपने को क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी e⁻x तो वही है, x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻² dx, आ गया ना वो फॉर्म में, देखो एग्जैक्टली वही फॉर्म में है। अब कंपेयर करो e⁻x x⁻n, तो n की वैल्यू क्या है हमारी -2, और उससे एक ज़्यादा का गामा, -2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो देखो -2 + 1 तो हो जाएगा गामा ऑफ -1। अब मैंने आपको बताया कि -1 तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट सिंपली कंपेयर करना था हमें इससे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व, वापस सॉल्व आएगा, मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, 0 से इन्फिनिटी e⁻x अपॉन √x dx, ओके। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो फर्स्टली x का अंडर रूट, देखो यहाँ पर x का अंडर रूट, तो अंडर रूट का मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 रहता है, लेकिन 2 लिखते नहीं है क्योंकि वो बाय मतलब वो अंडरस्टैंड रहता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻², ठीक है। अगर क्यूब रूट आता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/3, ओके। तो ये अंडर रूट x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x⁻² लिख सकता हूँ ना उसकी जगह, तो लिख देते हैं 0 से इन्फाइनाइट e⁻x अपॉन x⁻²। अब मैं ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने को ना उसके जनरल फॉर्म में लाना है ना, 0 से इन्फिनिटी e⁻x x⁻n ये फॉर्म में लाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा n+1 आ जाएगा। तो अब वही फॉर्म में लाते इसको ऊपर लेके जाते हैं अब अपन, क्या हो जाएगा फिर
एक्स रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा वहाँ पर ऊपर जाने बाद, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एन है अब हमारा, तो एन प्लस वन आता है ना आंसर, तो हो जाएगा गामा ऑफ एन हाफ प्लस वन, तो आ जाएगा गामा ऑफ हाफ। और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आ गया रूट पाई। तो आप समझे गामा फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, इसलिए हमने ना पहले गामा इवेल्युएट करना सीख लिए थे। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट रूट पाई कर दिया। अगर इसी में आपको इवेल्युएट करना सिखाता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इसलिए हमने पहले इवेल्युएट करना सीखे एंड देन अब हम अटैक करें क्वेश्चन के ऊपर। तो हम टाइप 1 पे ही अभी तक, इसमें और 2 टाइप है, नहीं और 3 टाइप है, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ओके, सो नाउ let's move ahead and solve another question. So let's solve question number 4. Question number 4 is integration of 0 से infinity e raised to minus 5x x dx। इसको सॉल्व करना है हमें, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिखेगा, इसका मतलब कौन सा मेथड लगाना है वो नहीं दिखाई देता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि चलो लिमिट 0 से इन्फाइनाइट है, ई रेस टू माइनस समथिंग है, तो गामा का फंक्शन यूज़ हो सकता है। अब लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें क्या चाहिए था, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस, चलो ये x में है ना, तो हाँ माइनस एक्स एक्स रेस टू एन डी एक्स, ये चाहिए था ना हमें, ई रेस टू माइनस एक्स चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गया ई रेस टू माइनस 5x। तो ये 5 जो है ना दिक्कत दे रहा है। ओके, यहाँ पर फिक्स्ड हमें ई रेस टू माइनस एक्स ही चाहिए, एन कुछ भी हो सकता है चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो टर्म है ना इसे छेड़खानी नहीं करना, ई रेस टू माइनस एक्स मतलब ई रेस टू माइनस एक्स ही होना है हमें। तो अब ई रेस टू माइनस एक्स तो है नहीं, तो हम क्या काम कर सकते हैं पता है इसमें, ये जो 5x है ना, क्योंकि यही दिक्कत दे रहा है ना 5, तो इसको हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर अच्छा मैं इसको दूसरे वेरिएबल में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू एन डी टी, तो भी वन एंड द सेम है ना, इसका भी आंसर आता है एन प्लस वन और इसका भी आंसर आता है गामा एन प्लस वन। तो एक काम करता हूँ मैं इसको टी के वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ बाय सम सब्सटीट्यूशन। अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन का यूज़ करते हैं, क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे कि पुट करते हैं हम 5x को t पुट कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा देखो, ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ पुट 5x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा और कैलकुलेशन लगेगा यहाँ तो नीचे लिखता हूँ। अपने पास ई रेस टू माइनस 5x है, तो ई रेस टू माइनस 5x की जगह क्या रखो, टी रखो। माइनस 5x की जगह अगर मैं टी रखता तो वो हो जाता सिंपली ई रेस टू टी आ जाता है यहाँ पर, है ना, लेकिन मेरे को ई रेस टू टी नहीं चाहिए, ई रेस टू माइनस टी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को वैसे ही रहने दिया, और जो ये टर्म है 5x इसको टी रखा, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है ई रेस टू माइनस टी। समझे आप, ई रेस टू माइनस टी तो आ गया। अब क्या, x और dx को भी चेंज करना है, क्योंकि अब हम t के वेरिएबल में आ रहे हैं, तो हमें x को पूरी तरीके से हटाना है, x को भी हटाना है और dx को भी हटाना है। तो x को कैसे हटाएंगे, तो यहीं से आप देख लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t बाय 5 हो जाएगी, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, t बाय 5, है ना। अभी ई रेस टू माइनस टी हो गया, x की जगह भी रख दिया, अब ये वाला dx तो बचा है ना, dx को भी हटाना है हमें, तो dx कैसे हटेगा, इसको डेरिवेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx आ जाएगा। कैसे आएगा, अच्छा या तो आप इसको कर सकते हैं तो इसको, दोनों वन एंड द सेम है, तो इसको करते हैं अपन, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखो यहाँ पर, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 तो कांस्टेंट है, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h क्या हो जाएगा, dt बाय dx, तो dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाय 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt बाय 5 इन प्लेस ऑफ dx मैंने लिखा हो, ठीक है, तीनों को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब लेकिन लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी, और अगर आपको ध्यान में रहेगा डेरिवेटिव में तो इसका कोई नीड नहीं है लिमिट चेंज करने का, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं तो हमेशा लिमिट्स चेंज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसमें हमें लिमिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिट्स टी के टर्म में क्या होगी, क्योंकि ये लिमिट्स जो है ना, ये तो एक्स की लिमिट है ना, एक्स 0 से इन्फाइनाइट जा रहा, अब क्योंकि हमने उसको टी में कन्वर्ट कर दिए तो अब हमें टी की लिमिट भी चाहिए रहेगी ना, तो टी की लिमिट कैसे निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यूज पुट करके, किस में, यही सब्सटीट्यूशन में। अगर एक्स 0 से इन्फाइनाइट जा रहा है ना, तो एक्स की पहली वैल्यू क्या है, 0, एक्स को यहाँ 0 डालो ये इक्वेशन में, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 0,
और x की वैल्यू आप इनफाइनाइट डालो, तो फाइ इंटू इनफाइनाइट एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, x अगर इनफाइनाइट रहा तो t भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब लिमिट 0 से इनफाइनाइट ही है, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, अभी क्या करो, नंबर है ना ये 5 इंटू 5 25 होता है, इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। तो क्या हो जाएगा, ये 1/25, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी इंटू टी इंटू डी टी। अब इसको कंपेयर करो ये अपना जनरल फॉर्म से, है ना, ई रेस टू माइनस टी है, 0 से इन्फिनिटी है, टी रेस टू एन डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन, अब हमारा है 1, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 1/25 गामा ऑफ 1+1, है ना, एन हमारा 1 है, तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 1+1। तो गामा 2 आ गया, तो 1/25 गामा 2, और गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो आंसर आ गया इसका 1/25। सो इसका आंसर आ गया 1/25। तो आपको समझा इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ किए, क्योंकि वो दिक्कत दे रहा था, तो हमने उसको दूसरे ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया हमने। ओके, अब इसका ना एक अल्टरनेट मेथड भी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ अल्टरनेट मेथड को। वो इसलिए कि अल्टरनेट मेथड एक फार्मूला है, अब वो इतने सारे फार्मूले अपन कौन सा रिमेंबर करेंगे, इसलिए हमें अगर प्रोसीजर पता होगा ना, हम कोई भी सम सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले के बेस पे कभी भी मतलब जाने का नहीं, क्योंकि बहुत अजीब सा और डिफिकल्ट फार्मूला है। क्या है वो, कि अगर आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस के एक्स। अब के क्या है, के जैसे यहाँ 5x आ गया, 6x हो सकता है, 2x हो सकता है, तो के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पर है एक्स रेस टू एन डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा ऑफ n+1 अपॉन के रेस टू n+1। ओके, ये फॉर्मूला आप सोचो, इसको कौन रिमेंबर करते बैठेगा, इससे अच्छा प्रोसीजर से सॉल्व करो चुपचाप, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लो एक बार आप। क्या है अपना क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 5x इंटू एक्स डी एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, n की वैल्यू क्या हमारी 1 है ना, तो गामा ऑफ 1+1 अपॉन के की वैल्यू क्या है 5 रेस टू 1+1। तो मतलब गामा टू इज़ 1 फैक्टोरियल अपॉन 5² इज़ 25, तो आंसर सेम आता है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा, इसलिए अब जो कर सकते रिमेंबर वो कर लो, और डायरेक्टली 1 स्टेप में आंसर ला लो। वरना ये थोड़ा सा ही प्रोसीजर है, छोटा सा, ये रिमेंबर रहता है हमेशा अपने को करना क्या है, क्योंकि अभी 2 3 सम और करेंगे ना, आपको ये ईजी लगेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व 0 to infinity e raised to minus x raised to 4 dx। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी सिर्फ इतना ही रहेगा, आपको पता ही नहीं चलता है गामा कैसे यूज़ करना और बीटा कहाँ। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि लिमिट है 0 से इन्फिनिटी एंड ई रेस टू माइनस समथिंग है, तो हम गामा के बारे में सोच सकते हैं। अब लेकिन गामा फंक्शन में क्या होता था, 0 से इन्फिनाइट ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू एन डी एक्स, ये है ना गामा फंक्शन, तो इसका आंसर आता था n+1। हमें ई रेस टू माइनस एक्स, ये तो फिक्स है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ई रेस टू माइनस एक्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 है ना, माइनस एक्स नहीं है, यहाँ डिग्री 1 है ना एक्स की, यहाँ 4 हो गई डिग्री। तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको अब टी में कन्वर्ट करते। तो हमें रिजल्टेंट फॉर्म कैसा चाहिए रहेगा फिर, 0 टू इन्फिनिटी दूसरे वेरिएबल में अगर हम लिखते हैं, तो ई रेस टू माइनस टी रेस टू एन डी टी, ये सब टी के टर्म्स चाहिए रहेंगे हमें। ई रेस टू माइनस टी चाहिए हमें ना, ई रेस टू माइनस तो है, इसको टी पुट करना, मतलब हमें एक्स रेस टू 4 को। तो क्या करेंगे हम, पुट एक्स रेस टू 4 एस टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वापस पहले की तरह थोड़ा नीचे लेता हूँ, इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 की जगह मैं टी रख रहा हूँ, तो ई रेस टू माइनस टी तो आ गया यहाँ पर। लेकिन अब डी एक्स भी तो चाहिए ना हमें, यहाँ डी एक्स है, मतलब डी एक्स हटाना पड़ेगा, डी टी के टर्म में लाना पड़ेगा उसको। तो डी एक्स चाहिए तो हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x³ इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4x³। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स की जगह पे देखो डी टी अपॉन 4x³, डी टी अपॉन 4x³। ओके,
लेकिन अभी भी x है इस टर्म में, हमें सिर्फ t के फॉर्म में चाहिए है ना, तो x नहीं चाहिए हमें, x की जगह देखो x 4x³ x है ना यहाँ पर, तो x यहाँ से क्या आ जाता है, देखो x⁴ को हमने t डाले तो x क्या हुआ, अगर मैं ये ना प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस है, ओके। एक काम करता हूँ मैं फोर्थ रूट लेता हूँ दोनों तरफ, तो फोर्थ रूट लेना मतलब ये जो x⁴ है इसका फोर्थ रूट 1/4 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा है ना। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/4 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो x = t 1/4, या फिर आप ऐसा कह सकते हो यहाँ 4 था तो अब उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ t⁻⁴, तो x³ की जगह मैं क्या लिख दूंगा e⁻t dt 4 t⁻⁴ का क्यूब, तो क्या हो जाएगा t⁻3/4, और वो ऊपर जाएगा तो -3/4, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t 4 तो बाहर आ जाएगा 1/4 क्योंकि नंबर है, और यहाँ हो जाएगा t⁻3/4 dt। ओके, अब आगे ना फॉर्म में, लेकिन अभी भी लिमिट्स बाकी है, तो अगर x 0 है, देखो x अगर ये x की लिमिट है ना, अब हमें t की टर्म्स में चाहिए, यहाँ पर t के टर्म्स में चाहिए, x 0 है तो t क्या हो जाएगा, x की लोअर लिमिट रखो तो t हो जाएगा 0, 0⁻4 इज 0, और x अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट⁻4 इज इनफाइनाइट, तो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी लिमिट। ओके, अभी तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मेट में, देखो e⁻t t⁻n dt, अब n क्या है -3/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 तो बाहर है, इसका हो जाएगा -3/4 + 1, तो इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1/4 गामा ऑफ 1/4, एंड गामा ऑफ 1/4 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, अब तो एलिजिबल हो गया आप उसके लिए। ओके, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, e⁻ समथिंग था तो हम उस समथिंग को t पुट कर दिए, एंड देन फिर आप उन पूरी इक्वेशन को t के फॉर्म में ही लाते हुए रह गए, यहाँ पर x आ गया था तो x को t से रिप्लेस कर दिया अपन ने, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व 0 से इन्फिनिटी √x e⁻³ x dx। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये देख के डर नहीं जाने का, क्योंकि अब हमें दिख गया गामा फंक्शन कितना इजी होता है, बस उसके फॉर्म में लाना रहता है, 0 से इन्फिनिटी है और e⁻ समथिंग है ना, तो गामा फंक्शन है, अभी समथिंग को हम t पुट कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए इन द एंड 0 से इन्फिनिटी e⁻t t⁻n dt चाहिए ना हमें, तो इसका आंसर बनेगा n+1, तो वो -t कैसे लाएंगे, इसको ही t पुट कर देते हैं अपन √x को, तो इसलिए कन्फ्यूजन है ही नहीं किसको टी पुट करना है किसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें e⁻t चाहिए ना, तो e⁻ जो भी होगा उसके साथ उसको टी पुट करना हमेशा, तो क्या हो जाएगा √x = t, तो क्या बन जाएगा ये e⁻t बन गया यहाँ पर है ना, ये देखो e⁻t बन गया, लेकिन अब मेरे को √x और ये dx भी तो हटाना है ना, इसको लाके क्या करूँ, x को भी तो हटाना है हमें, तो dx भी चाहिए हमें और √x भी चाहिए, तो √x कैसे निकालेगा, x की वैल्यू निकाल लेते चुपचाप, तो मैं क्या करता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये √x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने अभी ऊपर आपको बताया x⁻1/3 लिख सकता हूँ है ना, = t, अब मैं क्यूब करता हूँ बोथ साइड, तो इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये अंदर जाएगा 3/3 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t³, या फिर आप ऐसे भी कर सकते क्यूब रूट इधर था तो उधर जाके क्यूब हो गया हो, तो x की जगह मैं t³ रखूँगा, तो √x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं √t³। अच्छा ये अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, हाफ लिख सकते हैं ना, तो मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ हाफ। ओके, अब मेरे को dx चाहिए, dx चाहिए ना, तो काम करो इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपना x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, t³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3t² dt/dx है ना, तो अब इसको dx की जगह dx = 3t² dt ये रखना है हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3t² dt। ओके, नाउ इंटीग्रेशन भी तो है ना यहाँ पर,
0 से इन्फिनिट, तो हमें लिमिट तय करनी पड़ेगी x एंड t। x 0 था तो t भी 0 हो गया, ये देखो, या फिर ये देख लो, ठीक है। x इनफाइनाइट है तो t भी इन्फिनिटी हो गया, तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। कन्वर्ट कर दिया हमने पूरे t में। अब क्या करते, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते, 3 बाहर फेंकते, ये 3/2 एंड ये t रुको मैं करता हूँ, 3 बाहर फेंको, कांस्टेंट नंबर है ना वो, 0 से इन्फिनाइट, ये हो जाएगा t⁻3/2 और ये हो जाएगा t² dt। अब देखो इनका बेस कॉमन है, इंडाइसिस में क्या रहता है, बेस कॉमन रहता है तो ऊपर की पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3, 0 से इन्फिनिटी, e⁻t को मैं अहेड ले लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, t⁻3/2 + 2, 2 to the 4, 4 + 3 7, 7/2, 7/2 dt हो गया हमारा, सिंपल फॉर्म में आ गया। क्या था फॉर्म हमारा, 0 to इन्फिनिटी e⁻t t⁻n dt है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 गामा n + 1, तो 7/2 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 9/2, तो 3 गामा ऑफ 9/2। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा 9/2 का 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा। लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e⁻x³ बाय √x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी y⁴ e⁻−y⁻6 dy। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो अगर आप पहली नज़र में देखोगे इसको क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया, ठीक है, ये 6 मार्क्स के लिए आएगा, 6 to 8 मार्क्स के लिए, तो ये अगर आ गया तो नॉर्मल बच्चा देख के तो ये डर जाएगा कि क्या दे दिया है यहाँ पर, है ना। लेकिन आपको अब पता है गामा का फंक्शन का कंसेप्ट, तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। पता है कैसे, देखो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, इसकी भी 0 से इन्फिनिटी, e⁻ है अंदर, e⁻ यहाँ भी अंदर है, तो क्या करते हैं हम इसको ना अलग अलग लेके सॉल्व करते सेपरेटली। क्या करते हैं हम, पहले इसको सॉल्व करते एंड देन फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना। इसको बोलते हैं हम I1, इसको बोलते हैं हम I2, ठीक है। तो मैं I1 सॉल्व करता हूँ, सिमिलरली आप I2 भी सॉल्व करना एंड देन लास्ट में दोनों के रिजल्ट को क्लब कर देंगे। तो मैं I1 सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप I2 खुद से सॉल्व कीजिएगा, ईजी है वो, I1 कर लिए तो I2 भी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा आपको लास्ट में। तो लेट्स सॉल्व I1। I1 क्या है हमारा, 0 से इन्फिनिटी e⁻x³ पॉन √x है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻½ dx। ओके, अभी मेरे को चाहिए e⁻x³ नहीं चाहिए, -x चाहिए था या तो -t चाहिए था, तो काम करता हूँ मैं पुट करता हूँ। क्या पुट करेगा, मैं यहाँ पर करता हूँ पुट x³ = t। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा e⁻t बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻t हो गया, यहाँ पर आ गया -t। अभी बाकी चेंजेस भी करने पड़ेंगे ना। अच्छा x³ t है तो x क्या हो जाएगा t⁻1/3, ओके, वो 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट भी कर सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको डेरिवेट करो। अच्छा इसको कर देना डेरिवेट, क्योंकि वो ये वाले को t⁻1/3 को करोगे आप तो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3x² dt/dx, ठीक है। तो dx को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा dx dt/3x²। ओके, अब लेकिन फिर x की भी, x के टर्म में नहीं चाहिए ना हमें dx, t पुट करना पड़ेगा वापस, t⁻1/3 यहाँ पुट करो, तो क्या हो जाएगा dt 3t⁻1/3 का स्क्वायर, मतलब t⁻2/3, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा t⁻−2/3 dt और ये 1/3 dx। ओके, dx की भी वैल्यू मिल गई हमें, x की भी वैल्यू मिल गई हमें। अब हम पुट करेंगे सिंपली। अच्छा अगर आप इसको भी करते डेरिवेट तो भी चल जाता, इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, t⁻1/3 का डेरिवेटिव होता है 1/3 t⁻1/3 -1 dt/dx, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स का टर्म नहीं आता इसमें, आराम से आप यही सेम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। 1/3 -1 तो क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट इन वन स्टेप। ओके, सो लेट्स डू इट। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, t⁻1/3, तो t⁻1/3, और वो क्या है उसका -½ ओके। और dx की जगह क्या रखेंगे हम, 1/3 t⁻−2/3 dt। और लिमिट्स भी तो चाहिए ना हमें, तो लिमिट्स कैसे करेंगे, x एंड t। जब x को 0 रखते हैं हम, यहाँ देखो x को 0 रखेंगे, यहाँ रख दो, x को 0 रखो तो t भी 0 हो जाएगा, x को इन्फिनिटी रखो तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो t की भी लिमिट जो है वो रहेगी 0 से इन्फिनिटी। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्या करो 1/3 को बाहर ले लो, 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से इन्फिनिटी, e⁻−t तो वैसे ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा t⁻−1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वन, देखो a⁻n⁴m हो जाता है a n m, ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है। ओके, सो ये हो जाएगा -1/3⁶, और ये क्या हो जाएगा t⁻−2/3 dt। अब क्योंकि इनका बेस कॉमन है तो इनकी पावर्स ऐड हो सकती है, तो करो ऐड, 1/3 0 से इन्फिनिटी e⁻−t t⁻−1/6 -2/3 dt। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो आपको आंसर आ जाएगा 1/3 0 to infinity e⁻−t t⁻−5/6 dt। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था e⁻−t t⁻n dt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n+1 गामा सिंपली, तो गामा ऑफ -5/6 +1, तो हो जाएगा 1/3 गामा ऑफ 1/6। I1 का आंसर आया हमारा, ठीक है, फुल आंसर नहीं आया, ये I1 का आंसर आया। अब सिमिलरली I2 का भी आंसर निकालना पड़ेगा, तो जब I2 सॉल्व करोगे, I2 का क्या है, 0 to infinity y⁴ e⁻−y⁻6 dy। ओके, इसमें फटफट सॉल्व करता हूँ जल्दी से, e⁻−y/6, तो माइनस टी चाहिए ना हमें, तो y/6 को टी पुट करेंगे हम, यहाँ लिखता हूँ पुट y/6 s t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e⁻−t हो गया। अब y4 और dy को भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी t⁻1/6। ओके, अब इसको यहाँ डालेंगे हम y के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा t⁻1/6⁴। ओके, अब dy भी चाहिए हमें, तो dy कैसे निकालेंगे, इसको ही डेरिवेट करो, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, हाँ डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y, और इसका क्या हो जाएगा 1/6 t 1/6 -1, 6 1 6 -5/6, और यहाँ dt/dy। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हम, dy इधर ले लो, तो dy इज इक्वल टू 1/6 t⁻−5/6 dt। यहाँ डाल सकते हैं हम 1/6 t⁻−5/6 dt, सब डाल दिया, और लिमिट्स भी 0 से इन्फिनिटी रहेगी, वो टेबल xt 0 0 ये हमेशा नहीं होता है, ये सब फर्स्ट केस में हो रहा है, सेकंड केस में नहीं होगा ये। ओके, सो 0 से इन्फिनिटी, वो 1/6 को बाहर ले लो, 1/6 अंदर बचेगा t⁻4/6 मतलब 2/3, और यहाँ क्या है t⁻−5/6 और e⁻−t dt। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल जाएगा 1/6 0 to इन्फिनिटी e⁻−t t⁻−1/6 dt। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ये तो अपना आ गया फॉर्म में, अब आ जाएगा -1/6 +1 गामा ऑफ, एंड देन -1/6 गामा ऑफ 5/6। I2 का आंसर आया। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमारा I क्या था, I1 इंटू I2 था, है ना, देखो यहाँ पर I क्या हमारा I1 इंटू I2, तो ये दोनों आंसर को क्लब करो, 1/3 गामा 1/6 इंटू 1/6 गामा ऑफ 5/6। अब आप गामा 1/6 गामा 5/6 की वैल्यू निकाल के इसको पूरा सिंप्लीफाई करना, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। सो
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 2 एंड टाइप 3 कवर करेंगे, एंड देन गामा फंक्शन विल बी ओवर एंड वी विल स्टार्ट बीटा फंक्शन। सो टेक केयर, बाय बाय।